नमस्कार साथियों। चलिए आज से शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ जीके का पहला सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री। इस लेक्चर में हम कंप्लीट कंसेप्चुअल तरीके से सीक्वेंस वाइज समझेंगे कि हिस्ट्री को कैसे समझा जाता है, कैसे डील किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हर एक टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से। एक, पहला आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा आपका फुली फोकस्ड डेडिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा जो कि कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं निश्चित तौर पर टाइम टू टाइम इसके जो भी अगर नेक्स्ट पार्ट हैं उन सभी को टाइम टू टाइम आपके लिए अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो मेरे द्वारा यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे कंटेंट आपकी आने वाली एग्जाम्स जो कि हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये कंटेंट आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एंशिएंट हिस्ट्री में तो हम देखेंगे कि इतिहास के कुछ प्रमुख चरण होते हैं, यानी कि फेजेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को मुख्यतः तीन बड़े भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर फर्स्ट आता है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ठीक है। आप चाहें तो इसे 1.25x पर भी देख सकते हैं, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्पष्टता के साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप कितनी भी स्पीड में देखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आपका कंसंट्रेशन 100% रहेगा यहाँ पे तो आपको ये कंटेंट जो भी है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। ये होता है सेकंड हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और थर्ड आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की यानी कि प्राचीन इतिहास की, सो हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पुराना समय होता है इसमें, और जब इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था, जब इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था तो वो आता है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। सेकंड अगर बात करें मध्यकालीन इतिहास की तो यह मीडिएवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और यह जो टाइम पीरियड है यह राजा महाराजाओं के शासन को दर्शाता है। ठीक है, और थर्ड अगर बात करें आधुनिक इतिहास की तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण और जो भी मॉडर्न कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हो रहा मतलब था, उस टाइम पीरियड को हम आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्रीफ इंट्रो कि हिस्ट्री के कितने कैटेगराइजेशन हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व और इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। हम हिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं लेकिन हिस्ट्री में ही आपको अगर एक चीज और देखने को मिलेगी वो रहेगा आर्कियोलॉजी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन डिफरेंस पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजी की तो ये वो चीजें होती हैं जो कि एक्सकेवेशन से मिलती हैं। किससे? एक्सकेवेशन से। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं खुदाई। ठीक है, तो जो चीज़ें खुदाई करके मिलती हैं, ठीक है, एक्सकेवेशन से मिलती हैं, वो सब आर्कियोलॉजी के अंतर्गत कंसिडर की जाती हैं। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास यहाँ पर होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिटर्न, वन सेकेंड गाइज, रिटर्न रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी बुक हो या फिर कोई भी रिटर्न प्रूफ हो वो यहां पर नहीं मिलते हैं। कोई भी रिटर्न सामग्री जो है वो यहां नहीं मिलती है। ठीक है, और यहां पर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोग खुद लिखते थे, सेल्फ मेड थे। ठीक है, सेल्फ मेड जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी आपकी मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लोग यहाँ से मतलब इतिहास में खुद लिखते थे, लोग खुद लिखते थे। ठीक है, तो ये एक तो दो मेजर डिफरेंस हो गई। तीसरा मेजर डिफरेंस आता है आपका कि पत्थर के औजार यानी कि स्टोन टूल्स यहाँ मेनली यूज किए जाते थे आर्कियोलॉजी में। स्टोन टूल्स यानी कि जो पत्थर के औजार या फिर कहीं हथियार और बर्तन, ठीक है, और जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, बोन्स, हड्डियाँ,
इनके औजार, ये सब जो हैं ये आर्कियोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो हमें पत्थरों के औजार मिले, चाहे बर्तन मिले, चाहे हड्डियाँ मिले, ये सब जो हैं वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड करती हैं, ठीक है। इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमें मिलते हैं वेद, ठीक है, ग्रंथ, जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, और शिलालेख, ठीक है, यानी कि इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, शिलालेख। तो ये सब जो हैं वो इतिहास के अंतर्गत मान्य होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो भी इतिहास के अंतर्गत आने वाले जितने भी एजेस हैं उनको हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और उनका नामकरण आखिर हमने वैसा ही क्यों किया गया, जो कि अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पुराने समय को 4 मुख्य युगों में बांटा गया है। कितने मुख्य युगों में? 4 मुख्य युगों में बांटा गया है। यानी कि मेन एजेस कितने हैं? 4, जिनका नाम उनके उपयोग किए जाने वाले जो भी मेटल्स हैं उनके आधार पर रखा गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो युग आता है वो आता है आपका पाषाण युग, यानी कि स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण युग। सेकंड फिर इसके बाद आता है कॉपर एज, कॉपर एज, ठीक है, यानी कि ताम्र युग। और थर्ड आता है आपका ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग। और फोर्थ आता है आपका आयरन एज, आयरन एज, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट यहाँ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये एक तरीके से सीक्वेंस वाइज है, आपको इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब आप मेरे द्वारा जो भी डिस्कस किया जाने वाला जो कंटेंट है वो सभी के सभी 100% एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा बना रहना चाहिए इस क्लास में। तो स्टोन एज की अगर बात करूं तो ये होता है पाषाण युग। यहाँ पर क्या करते थे लोग? पत्थरों का इस्तेमाल करते थे आज औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कॉपर एज। तो यहाँ पर क्या है कि इंसानों को कॉपर मिला, यानी कि तांबा मिला, और उन्होंने इसका उपयोग शुरू किया। कॉपर जिसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Cu, ठीक है। और फिर इसके बाद में ब्रॉन्ज एज आया। इसमें क्या हुआ कि इंसानों ने, जो पहले के जो इंसान थे इस युग के, उन्होंने तांबे में यानी कॉपर में क्या मिलाया? टिन मिलाया। क्या मिलाया? टिन, यानी कि स्टेमनी। तो उस टिन को मिला करके कॉपर में उन्होंने एक नई धातु का निर्माण किया, वो था पीतल, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। और यहाँ पर फिर आता है लास्ट में आयरन एज, यानी कि जब इंसानों ने लोहे की खोज की, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। और Fe इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंसानों ने लोहे का उपयोग शुरू किया तो यहीं से ही हम कह सकते हैं कि हमारे जो असली इतिहास है, जो रियल हिस्ट्री है, वो उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से उन 4 युगों को कैटेगराइज किया गया है। अब इन 4 युगों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हर एक युग का विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं, और उसका विस्तृत वर्गीकरण से भी पहले हम देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कैसे? कि सबसे पहले हमने जो भी इतिहास है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया। सबसे पहले आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह एक तरीके से इतिहास से पहले का समय होता है। किससे पहले का? इतिहास से पहले का समय, ठीक है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में कंसिडर करते हैं। यानी कि यह वो समय था जब कोई भी लिखित प्रमाण यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। क्या नहीं थे? रिटन रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है। इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। इस एज में हमारे पास 2 युग कंसिडर होते हैं। एक तो होता है आपका स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग, स्टोन एज। और दूसरा कंसिडर होता है आपका कॉपर एज, यानी कि ताम्र युग, कॉपर एज, ठीक है, ताम्र युग, ठीक है। अब अगर हम प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज की बात करूं, देखिए अभी हम क्या है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक क्लियर मैप हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल की तो स्टोन एज आता है। स्टोन एज में इस समय क्या होता था कि जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बने औजार यानी कि स्टोन टूल्स का यूज करते थे। स्टोन टूल्स बनाते थे और उनका यूज करते थे, ठीक है। सॉरी गाइस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्टोन एज की, यानी कि
प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला आता है पाषाण युग। इसमें स्टोन टूल्स का यूज होता था और उसके अलावा ये हंटिंग पर डिपेंड रहते थे। यहाँ के लोग हंटिंग पर यानी कि शिकार पर डिपेंड रहते थे, शिकार पर, ठीक है। और खाने के लिए ये कंदमूल फल और जो भी शिकार है उनके ऊपर ये डिपेंड रहते थे, ठीक है। यानी कि फ्रूट्स एंड रूट्स, कंदमूल फल इनके ऊपर डिपेंड रहते थे। और ये लोग गुफाओं में रहते थे। कहाँ पर? केव्स में, ठीक है, गुफाओं में, ठीक। तो ये हमने बात की किसकी? स्टोन एज की। फिर इसके बाद आया कौन सा? कॉपर एज। अभी मैंने आपको बताया ना कि स्टोन एज, कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज, ठीक है। तो स्टोन एज कहाँ पर? एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और उसके साथ ही एक आता है कॉपर एज, ठीक। तो इस कॉपर एज में क्या हुआ कि यहाँ पर इंसानों ने पहली बार कॉपर का यूज किया। किसका? कॉपर का, ठीक है, कॉपर का यूज किया, ठीक। और जो भी कॉपर का यूज करने के बाद इन्होंने इनके जो हथियार हैं, जो भी टूल्स हैं, वो इनसे बनाना शुरू किया, ठीक। और जो एग्रीकल्चर है यानी कि फार्मिंग यानी कृषि की शुरुआत, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, वो यहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से? कॉपर एज से, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी कॉपर एज से। अब इसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है कि जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स तो थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये तो थे, लेकिन कांट बी एबल टू रीड यानी कि हम पढ़ नहीं सके इनको। कांट बी एबल टू रीड यानी कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके ये। तो ये किसमें आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें एक युग आता है कौन सा? ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग। तो जब लोगों ने कॉपर में क्या मिलाया? टिन मिलाया, तो क्या बनाया? पीतल, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज का निर्माण किया। तो यहां पर इस युग में एक तरीके से ब्रॉन्ज धातु का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब कांस्य से मजबूत औजार और ये लोग हथियार बनाने लगे। इसी समय क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, एक तरीके से कहें तो हड़प्पा सभ्यता का फॉर्मेशन है, हड़प्पा सभ्यता वो इसी एज में प्रारंभ हुई, ठीक है। या फिर ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन। तो ये सब जो हैं ये इसी युग में शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस काल में कुछ लिखित प्रमाण मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि आधे अधूरे रह गए। जो भी इतिहास के साक्ष्य थे वो आधे अधूरे ही विकसित हो पाए, ठीक है। तो इन्हें हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें कंसिडर होता है, ये किसमें होता है? आयरन एज में। जो आयरन एज है, ठीक है, ब्रॉन्ज एज के बाद में जो आयरन एज है, ठीक है, वो ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आयरन एज क्या है? यह एक प्रकार का असली जो रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री, ठीक है, रियल हिस्ट्री ये यहीं से शुरू हुई थी, ठीक। तो सबसे पहले आयरन इसी युग में मिला था। सबसे पहले जो आयरन मिला था वो हमें ऐतिहासिक काल यानी कि आयरन एज में ही प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वैदिक पीरियड की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। किसकी? वैदिक काल की। वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड की शुरुआत भी आयरन एज से ही शुरू हुई थी। इस समय अगर मैं बात करूं तो आयरन एज की, तो इस समय में वेद, ठीक है, चलिए मैं एक बार यहाँ देख लेते हैं ऐतिहासिक काल में जो आयरन एज है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं एग्जाम दृष्टिकोण से तो आयरन प्राप्त हुआ, ठीक। सेकंड अगर मैं देखूं तो वैदिक काल की शुरुआत यहीं से हुई थी, वैदिक काल की शुरुआत यहीं से हुई थी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो इस समय वेद कौन कौन से? चारों जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों की जो रिटन स्क्रिप्चर है वो इसी समय यानी कि आयरन एज में ही लिखे गए। ठीक है। तो और इस युग में क्या हुआ, इस युग में राजा जो भी किंगडम थे, साम्राज्य थे, युद्ध, ठीक है, इनके प्रमाण मिलते थे। और जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं, ठीक है, वो सब जो हैं वो इसी युग में विकसित की गई थी। क्योंकि इस समय क्या हुआ, रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रागैतिहासिक हमारे पास 3 एज हैं। कौन कौन से? एक तो प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है, यानी कि स्टोन एज, कॉपर एज। क्या है इसमें? 2 एज आए। कौन कौन से? एक तो स्टोन एज और एक कॉपर एज। ठीक। फिर दूसरा आता है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे, यानी कि रिकॉर्ड्स जो हैं, रिकॉर्ड्स वो अवेलेबल थे, ठीक है, लेकिन पढ़े नहीं जा सके, यानी कि वो एक तरीके से रीड नहीं किया जा सका उनको। और इसमें कौन सा आया? इसमें आया ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारे पास कौन सा? ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे, रिटन रिकॉर्ड्स थे, रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हमें मिले और इन्हें क्या हुआ, पढ़ा भी जा सका, यानी कि इन्हें आसानी से समझा जा सका। तो इस एज में कौन कौन से एज हुए? एक तो आयरन एज, आयरन एज, ठीक है, और दूसरा वैदिक एज, वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक एरा, वैदिक एरा, ठीक है। ये हिस्टोरिक एज में कंसिडर किए गए। ठीक। अगर मैं बात करूं कैसे इन सभी पॉइंट को याद रखने के लिए, तो यहां पर आपको जो स्टोन एज है, इस स्टोन एज में आपको केवल पत्थरों का यूज हुआ, केवल इस पत्थरों का यूज हुआ, ठीक है। इसके बाद जो कॉपर एज आया, कॉपर एज, तो यहां पर तांबे की खोज हुई, ठीक है, यानी कि उसका यूज हुआ। फिर इसके बाद में जो ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर प्लस टिन, इन दोनों को मिला करके एक ब्रॉन्ज यानी कि कांच से बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, वन सेकेंड गाइस, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यहाँ इसकी हमें देखने को साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के, किस युग में? ब्रॉन्ज एज में। और इसके बाद आया आयरन एज, ठीक है, आयरन एज, आयरन एज, ठीक है, यानी कि असली जो रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत यहीं हुई थी। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इतिहास तब शुरू होता है जब लिखित प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। और आयरन एज से ही असली इसकी शुरुआत होती है। किसकी? आयरन एज से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इस समय क्या लिखे गए? इस समय वेद लिखे गए, ठीक है। और कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज जो है, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, ये जो दोनों एज हैं ये प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है इन दोनों एज को, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजी थी, यानी कि खुद पुरातत्व में जो है वो खुदाई से जानकारी मिलती है, किससे? एक्सकेवेशन से। अगर मैं आर्कियोलॉजी की बात करूं, आर्कियोलॉजी की, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी भी तो क्या हुआ कि एक्सकेवेशन से मिलती है, और हिस्ट्री में क्या है, लिखित प्रमाण से हमें मिलते हैं इनकी जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं जो स्टोरी, यानी कि अब तक जो मैं पढ़ा हूँ उसके हिसाब से अगर बात करें तो देखो, मैं बार बार इसका रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये आपको यहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पत्थरों के औजार बनाए, उसे कहा गया स्टोन एज, ठीक है, क्या कहा गया? स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या मिला हमें? कॉपर मिला, यानी कि तांबा मिला, जिससे कि हमने और नए औजार बनाए,
जिसे कहा गया ताम्र युग यानी कि कॉपर एज। फिर उसके बाद में हमारे पास आया कॉपर में जब मैंने टिन मिलाई तो मेरे पास कौन सी धातु बनी, ये बनी मेरे पास ब्रॉन्ज। तो इस युग को कहा गया ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास आया आयरन। तो आयरन आने के बाद मैंने बनाया इसको आयरन युग। ठीक है, यानी आयरन युग के नाम से जाना गया। यहीं पर मुझे क्या मिला इस आयरन एज में, यहाँ पर मुझे हमें मिला वेद, यानी कि वेदों की जो लिखित स्क्रिप्चर है, ठीक है, उन्हीं की जो साक्ष्य हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। और यहीं से हमें क्या हुआ कि रियल हिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, वो यहीं से ही शुरू मानने मतलब शुरू हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से इन युगों की शुरुआत हुई और कैसे कैसे इन युगों का जो चरण है वो चलता रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, स्टोन एज की। देखिए, स्टोन एज के मुख्यतः 3 काल होते हैं। ठीक है, पाषाण युग को जो यानी कि कह सकते हैं पत्थर के जो औजार हैं यानी कि स्टोन टूल्स हैं, उनके उपयोग के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है आपका प्राचीन प्राचीन पाषाण काल। प्राचीन पाषाण काल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। ठीक है, कौन सा, पेलियोलिथिक एज। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज, ठीक है, और थर्ड आपके कैटेगराइज किया गया है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, प्राचीन पाषाण काल की, ठीक है, पेलियोलिथिक एज की, ठीक है, तो इस काल में लोग सीधे पत्थरों का यूज करते थे। यानी कि जो पत्थर होते थे एकदम सीधे होते थे। ठीक है, एकदम सीधे थे, बिल्कुल सीधे। ठीक है, ठीक। तो अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहां से वो होता है आपका कि इसका जो समय था वो क्या था, वो था 5 लाख ईसा पूर्व। 5 लाख BC, ठीक है, यानी कि 5 लाख ईसा पूर्व इसका समय रहा। कौन सा, प्राचीन पाषाण काल, या फिर कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि पेलियोलिथिक एज। ठीक है, तो पूरा समय जो ये था वो एक तरीके से आइस एज था। आइस एज यानी कि बर्फ वाला समय था ये पूरा। ठीक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कह सकते हैं ये एक तरीके से बर्फीला युग था। बर्फीला युग, ठीक है, बर्फीला युग। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ कि जीवन बहुत ही कठिन था। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुख्य कार्य यहां पर क्या थे, मुख्य कार्य थे हंटिंग यानी कि शिकार, और भोजन को एकत्र करना यानी कि फूड गैदरिंग। ठीक है, फूड गैदरिंग, ये इसके मेन काम यहां होते थे। किसमें, प्रारंभिक पाषाण पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा कि पेलियोलिथिक एज में यानी कि पूरा प्राचीन पाषाण काल में, तो इसके भी में हमने क्या हुआ कि 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक तो आपका अर्ली पेलियोलिथिक एज यानी कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पेलियोलिथिक एज यानी कि मिडिल पेलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, और एक था उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, तो जो हमने देखा कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, ठीक है, यानी कि अर्ली पेलियोलिथिक एज, इसकी जो अगर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये था 5 लाख ईसा पूर्व से। ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 ईसा पूर्व तक ये इसका टाइम पीरियड रहा है। इस समय क्या था, सबसे ज़्यादा आइस एज यानी कि सबसे ज़्यादा बर्फीला युग रहा है। एक तरीके से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जीवन बहुत ही कठिन था। ठीक है, अगर मैं मेन वर्क की बात करूं मुख्य कार्य की, तो वो होते थे यहाँ पर हंटिंग हंटिंग और फूड गैदरिंग, ये यहाँ पर मुख्य कार्य थे। फिर इसके बाद आता है मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पेलियोलिथिक एज। तो इसका अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड की, तो ये था 50,000 BC से लेकर के 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC तक। 40,000 BC तक, ठीक है, ये इसका मेन टाइम पीरियड रहा। किसका,
मध्य पुरा पाषाण काल का। तो यहाँ पर अगर मैं तकनीकी की बात करूँ यानी कि टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर एक तरीके से फ्लैग टेक्निक यूज की गई। फ्लैग टेक्निक, ठीक है। ये फ्लैग टेक्निक क्या चीज है? देखिए यहाँ पर क्या है कि दो पत्थरों को रगड़कर, दो पत्थरों को आपस में कोलाइड कर करके, टकरा करके एक धारदार औजार बनाना यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि शार्प टूल्स विद द हेल्प ऑफ टू, एक तरीके से जो भी शार्प एकदम धारदार जो हथियार, वो सॉरी पत्थर थे, उनका यूज कर करके यहाँ पर इन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, एक तो इसका टाइम और यहाँ पर जो टेक्निक यूज की गई है, ठीक। इसके बाद आता है कौन सा? उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड वो रहा 40,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है। 10,000 बीसी तक, ठीक। यानी कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। इस समय जो मॉडर्न मैन यानी कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। होमोसेपियंस यानी कि मानव जाति कह सकते हैं, मॉडर्न मानव जाति, ठीक है। उनकी उत्पत्ति जो है वो इसी काल से मानी गई है, यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल से, अपर पैलियोलिथिक एज से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटकाओं की जो गुफा है, वहाँ से हमें रॉक पेंटिंग मिलती है। रॉक पेंटिंग कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं और ये यहाँ पर जो मिलने वाले कौन से मुख्य साक्ष्य थे? वो थे रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, जो कि किस काल में मिले थे? ये मिले थे उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। और पत्थरों पर क्या हुआ? पत्थरों में फ्लिंट नामक पत्थर का यूज होने लगा यहाँ पर। कहाँ पर? फ्लिंट नामक जो पत्थर है उसका यूज यहाँ होने लगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है, फिर अब देखो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा अभी कि प्राचीन पाषाण काल, ठीक है। प्राचीन पाषाण काल के 3 कैटेगराइज किए गए, एक तो प्रारंभिक, ठीक है, अर्ली, एक मिडिल और एक अपर, ठीक है। अब प्रारंभिक के बाद में आता है कौन सा? मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड वो रहा 9,000 बीसी से लेकर के 9,000 बीसी से कितना? 4,000 बीसी तक, 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इस काल में लोग पत्थरों को तोड़ करके नुकीले औजार बनाने लगे। कौन से? पॉइंटेड टूल्स जो भी हैं, पॉइंटेड औजार, वो सब बनाने लगे। कहाँ पर? मीजियोलिथिक एज में यानी कि मध्य पाषाण काल में। जैसे कि देखो छोटे जो औजार थे जिनमें तीर, ठीक है, भाले, ये सब जो हैं, ये सब मध्य पाषाण काल में बनाने की शुरुआत हुई। यहाँ पर इसी काल में क्या हुआ कि शिकार के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर एग्रीकल्चर की शुरुआत भी हुई। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हुई, ठीक है, छोटे छोटे स्तर पर। फिर इसके बाद आता है कौन सा? नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 7,000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, यानी कि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, ठीक। इस काल के अंतर्गत जो पत्थर थे उन पर पॉलिश करना सीख गए। स्टोन्स पर जो भी हथियार बनाते थे उन पर एक तरीके से पॉलिश करना इस काल में वो सीख गए थे, ठीक है। और फार्मिंग का एक तरीके से पूर्ण विकास होने लगा। फार्मिंग, ठीक है, यानी कि कृषि का पूर्ण रूप से विकास इसी काल के अंतर्गत होने लगा, जो कि नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में कंसिडर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर लोग स्थायी निवास, ठीक है। देखिए ये की पॉइंट्स आपको एग्जाम दृष्टिकोण से याद रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको केवल की पॉइंट्स लिख करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्थायी निवास बनाकर यहाँ पर रहने लगे, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कब से शुरू हुआ? ये हुआ था नियोलिथिक एज में यानी कि नव पाषाण काल में, ठीक है। और एक फाइनल पॉइंट आता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर,
पालतू जो जानवर है उनको रखने का सिलसिला भी इसी एज से शुरू हुआ, उनका जो पालन पोषण है वो यहीं से शुरू माना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रारंभिक पुरा पाषाण काल की, मध्य पुरा मतलब एक तरीके से अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक साइट्स के आधार पर कि इनकी कौन कौन सी साइट हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो देख लेते हैं उनको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, प्रारंभिक पुरा पाषाण काल की। ठीक है, प्रारंभिक पुरा पाषाण स्थल की, यानी कि अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहां पर, ऊपर से शुरू करते हैं, पहलगाम। पहलगाम ये कहां पर है, कश्मीर में। फिर इसके बाद आता है सोन घाटी, सोन घाटी या फिर कहे सोहन वैली। ठीक है, ये कहां पड़ता है, पंजाब में। ठीक है, फिर तीसरा आता है बेलन घाटी, बेलन घाटी ये कई बार पूछा गया है, ये वाली जो साइट है बेलन घाटी ये यूपी में पड़ती है। ठीक है, फिर आता है एक दीडवाना घाटी। ठीक है, डीडवाना, डीडवाना ये पड़ती है कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, देखिए जो साइट्स हैं ये प्रारंभिक पुरा पाषाण काल से रिलेट करती हैं। ठीक है, चौथी आती है कौन सी, चौथी आती है आपके पास नेवासा, नेवासा। ठीक है, ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। फिफ्थ है आपका पटने। ठीक है, पटने, पटने ये कहाँ है, महाराष्ट्र। अब ये वाली जो साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार फ्रेम किया जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे, शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पर, पटने साइट से। ठीक है, जो कि यानी कि एक तरीके से अर्ली पैलियोलिथिक साइट से रिलेट करती हैं। ठीक है, फिर सिक्स आता है आपका कौन सा, हुंसगी, कर्नाटक, हुंसगी। ठीक है, तो ये रहा आपका कर्नाटक में। ठीक, तो हमने देखा कि अर्ली पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं उनके बारे में, ये जो मेन साइट्स हैं इनको आपको बार बार ध्यान रखना है। ठीक, अब आता है उच्च पुरापाषाण स्थल यानी कि अपर पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से बात करें तो दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कौन कौन सी, एक है ईनाम गांव, ईनाम गांव। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और एक है आपका डीडवाना, डीडवाना ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इसके बाद में जो टॉपिक आता है कि पृथ्वी का विकास। देखिए हमने जो एज पढ़े थे कौन कौन से, देखिए आगे आने वाली जो भी टर्म है उनमें उनको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ क्लियर करनी है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब उसमें क्या है कि दो युग का एक तरीके से डिस्कशन होगा। कौन कौन सा, एक तो प्लीटोस्टीन युग और एक होलोसीन युग का। तो अगर मैं पृथ्वी के इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो भूपर्पटी का विकास जो है वो 4 स्टेज में हुआ था। पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है उनका जो विकास है वो 4 स्टेजेस में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो जीवन की जो विकास है, जीवन का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वो हुई थी, वो एक तरीके से चौथा चरण था। कौन सा, चौथा चरण था वो। ठीक है, चौथा चरण जहाँ से जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब इसी आधार पर हमें जो मिला एक तरीके से तो उसे हम दो भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ से हमें क्या, इस चौथे चरण में कह सकते हैं क्वाटरनरी स्टेज, यहाँ से हमें जीवन के विकास की शुरुआत मिलती है। और इसी एज के आधार पर इसी चरण में हमें दो भाग जो हैं एक तरीके से उनमें कैटेगराइज करते हैं। एक भाग तो होता है आपका एक तरीके से प्लीटोस्टोन युग। ठीक है, प्लीटोस्टोसीन युग। ठीक है, और दूसरा आता है एक होलोसीन युग, होलोसीन युग, होलोसीन एज। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लीटोस्टीन युग की तो एक तरीके से इसे कहते हैं हम हिम युग। क्या कहते हैं, हिम युग,
हिम युग। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये एक तरीके से 10,000 साल तक चला, 10,000 बीसी तक चला, ठीक। और फिर आता है होलोसीन युग। ये क्या हुआ, 10,000 बीसी से, 10,000 बीसी से शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें क्या है, जो बर्फ है, देखिए यहाँ तक तो क्या थी, बर्फ थी, ठीक है, कहाँ तक, प्लीटोस्टीन युग तक, प्लीटोस्टीन एज तक, यहाँ तक तो बर्फीला युग था ये। लेकिन इस बर्फीले युग के बाद में क्या हुआ कि बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या माना गया है, 10,000 बीसी से शुरू हुआ, ठीक है। तो बर्फ जो है वो मेल्ट करने लगी यहाँ से, ठीक। तो अभी तक हमने देखा, तो अब तक जो हमने देखा उसे हम, अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स जो भी नोट करने लायक हैं, यानी कि शॉर्ट ब्रीफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि पुरापाषाण काल, ठीक है, कौन सा, पुरापाषाण काल, जो कि पुरापाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि लोग पत्थर को जो इस्तेमाल करते थे और केवल क्या करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है। फिर आया फ्लेग टेक्निक, देखिए ये जो है एग्जाम दृष्टिकोण से आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आया फ्लेग टेक्निक, ये क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, एक धारदार औजार बनाने लगे, किसके, स्टोन के, यानी कि शार्प टूल्स ऑफ स्टोन्स, ठीक। फिर आया एक होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति वो इसी काल में हुई थी। फिर एक की पॉइंट्स है आपका भीमबेटका, भीमबेटका, तो वो आपको याद रखना है कि भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल में एक थे। और यहाँ पर क्या मिलती है, रॉक आर्ट्स, यानी कि जो जो चट्टान थी उन पर कला देखने को हमें मिली। और फिर आया होलोसीन युग, होलोसीन युग, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ पर पृथ्वी जो है वो गर्म होना स्टार्ट होने लगी और जो बर्फ थी वो पिघलने लगी और पौधे और जीव जंतु जो है यहाँ पर फलने फूलने लगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं, देखिए अब जो हमने पढ़ा, जो स्टोन एज के बारे में हमने देखा, उस स्टोन एज को आपने आसानी से समझ लिया होगा अच्छे से कि किस किस तरीके से स्टोन एज को हमने कैटेगराइज किया और कौन कौन से जो युग थे उनको किस तरीके से हमने फर्दर और कैटेगराइज किया, ठीक है। जैसे कि पाषाण युग वह समय था जब मनुष्यों ने पत्थरों का इस्तेमाल करना और अपने जो औजार है और हथियार है उनको बनाना स्टार्ट किया। और इस युग को हमने 3 काल में बांटा गया, एक तो आपका पेलियोलिथिक एज, फिर आया आपका मेजोलिथिक एज और फिर आया आपका नियोलिथिक एज में, ठीक है। पेलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल। अब इसको अगर मैं अच्छे से समझे, बिल्कुल डिस्कशन, इसका जो डिस्कशन करने जा रहे हैं तो वो पूरा तरीके से एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड रहा, अभी तक तो हमने केवल एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन अगर अब हम डिटेल में इसको एनालाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड रहा इसका, 1 सेकंड गाइस, तो यहाँ हमने देख लिया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पुरापाषाण काल की, ठीक है, यानी कि पेलियोलिथिक एज जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो टाइम पीरियड आपको 5 लाख बीसी से लेकर के, यानी कि 5 लाख, 1 सेकंड गाइस, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आपका 10,000 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड रहा, कहाँ, पुरापाषाण काल का, ठीक है। स्टोन एज का सीधा आकार, यानी कि जो स्टोन यूज होते थे किसमें, चाहे आप औजार ले लीजिए या फिर हथियार ले लीजिए, तो ये लोग पत्थरों को बिना आकार दिए एकदम सीधे यूज करते थे, ठीक है। आइस एज यानी कि हिम युग की शुरुआत, यानी कि ये जो दौर था ये एक तरीके से हिम युग का दौर था, इसलिए यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही कठिन था, ठीक है। फिर आता है हंटिंग, यानी कि ये लोग, इस युग के जो लोग हैं वो शिकार यानी कि हंटिंग और खाद्य संग्रह कह सकते हैं, फूड गैदरिंग करके जीवित रहते थे, ठीक है। और फिर आया पत्थरों के औजार, यानी कि ये लोग जो पत्थर होते थे एकदम सीधे पत्थर यूज करते थे औजार बनाने के लिए, ठीक है। अब इस युग को 3 चरणों में बांटा गया, कौन कौन सा, एक होता है आपका प्रारंभिक पुरापाषाण काल यानी कि अर्ली पेलियोलिथिक एज, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड रहा वो 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक रहा। फिर आता है मिडिल पुरापाषाण काल यानी कि मध्य पुरापाषाण काल यानी कि मिडिल पेलियोलिथिक एज, जो कि 50,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी तक रहा, ठीक है। इसके बाद आया अपर पेलियोलिथिक एज, ठीक है, यानी कि उत्तर उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड रहा वो
40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक, यानी कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल की जो हमने देखी कौन कौन सी साइट्स हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट का हमने वर्णन किया था। तो सबसे पहले जो साइट आई थी वो आई थी हमारे पास पहलगाम की, पहलगाम। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। ठीक है, दूसरी साइट्स है वो है सोन घाटी, सोन घाटी। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पंजाब में। ठीक है, मेरे साथ साथ आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तीसरी साइट आती है बेलन घाटी, बेलन घाटी। ये पड़ती है यूपी में। फोर्थ आती है आपके पास डीडवाना, डीडवाना। ठीक है, ठीक है, तो ये पड़ती है राजस्थान में। ठीक, फिफ्थ है आपकी जो साइट है वो है नेवास, नेवासा, नेवासा। ये पड़ती है कहाँ? महाराष्ट्र में। सिक्स्थ साइट है पटने, पटने। ये पड़ती है महाराष्ट्र में। और सेवंथ साइट है आपकी हुंसगी, हुंसुंगी। ठीक है, ये पड़ती है कहाँ? कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, यानी कि मेसोलिथिक एज की। ठीक, तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा वो टाइम पीरियड रहा 9000 BC से लेकर के 9000 BC से लेकर के 4000 BC तक, यानी कि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। इसके अगर मैं मेन स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं, ठीक है, मुख्य विशेषताओं की, तो पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का जो संक्रमण काल रहा, एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, वो इस काल को माना जाता है। ठीक है, किस किस का? एक तो पुरा पाषाण काल और एक नव पाषाण काल के बीच का जो काल है, यानी कि जिसे कह सकते हैं एक तरीके से संक्रमण काल, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो चीजें हैं वो ट्रांजिट होती हुई दिखाई दी। एक तरीके से उनको, उनका जो इवोल्यूशन है वो तेज गति से होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, ट्रांजिशनल फेज कहा गया है इस काल को, मध्य पाषाण काल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जलवायु वो गर्म हुई। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो हॉट होने लगा, क्लाइमेट जो है उसमें हीटनेस आने लगी, यानी गर्म होने लगी। ठीक है, और जो भी वनस्पति हैं यानी कि वेजिटेशन और जीव जंतु ये बढ़ने लगे। ठीक है, वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति यानी कि वन सेकंड गाइस, वेजिटेशन। ठीक है, ये क्या है? बढ़ने लगे। और जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं, ये सब जो है इनका विकास होने लगा यहाँ पर। ठीक है, और इसी युग में क्या हुआ? इसी युग में जो छोटे छोटे पत्थर थे, कौन कौन कैसे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। जो छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे पत्थर, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ्स। इनसे क्या है? औजार बनना स्टार्ट हुआ, इनसे औजार बनने लगे। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो झुंड में रहने लगे। ठीक है, और झुंड में रह करके क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। ठीक है, और यहीं पर ही पालतू जानवरों को पालने का शौक हुआ। ठीक है, पालतू जानवरों का रखने का प्रचलन यहीं बढ़ा था, पालतू जानवर। ठीक है, उनको जो पालने का जो प्रचलन है वो यहीं से डेवलप हुआ। ठीक, अब मध्य पाषाण युग के स्थल की अगर बात करें, यानी कि साइट्स ऑफ मध्य पाषाण युग। ठीक है, तो सबसे पहली साइट जो आती है वो आती है बागौर। बागौर कहाँ है? देखिए साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको याद रखिए, यहाँ पर आप राजस्थान में है। ठीक है, फिर आती है आपका एक लंगनाज, लांगनाज। ये कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात, गुजरात में कहाँ पर? महसाणा जिले में। ठीक है, महसाणा जिले में। थर्ड साइट आती है भीमबेटका, भीमबेटका। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? भोपाल में, भोपाल, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, फिर आती है एक चौथी साइट चोपनी मांडो, चोपनी मांडो। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है यूपी, यानी कि यूपी बेलन घाटी में। ठीक है, कहाँ पर? बेलन घाटी, यहीं पड़ती है। ठीक है, फिर पांचवी साइट आती है बीवनपुर, बीवनपुर।
ये है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब इनको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए बागोर है राजस्थान में, लांगनाज है गुजरात में, भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल, और चौपनी माडो जो कहाँ है, ये यूपी में है, और बीबनपुर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद छठी साइट की अगर बात करें, छठी साइट की, तो ये है संगन कल्लू। ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका। सेवंथ साइट की अगर बात करूं तो तूतीकोरिन, ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं। ठीक है, अब हमने एक टर्म पढ़ा कि माइक्रोलिथ के, यानी कि माइक्रोलिथ क्या चीज़ है, माइक्रोलिथ एक तरीके से, माइक्रोलिथ ये क्या है, एक तरीके से सूक्ष्म पत्थर का औजार है। माइक्रो यानी सूक्ष्म और लिथ यानी पत्थर, तो सूक्ष्म पाषाण औजार। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी दो साइट्स है, कौन कौन सी, एक तो है आदमगढ़, ये कहाँ है, एमपी में, और एक है साइट बागौर राजस्थान। कहाँ, बागौर, ये कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, यानी कि पालतू जानवरों का जो सबसे पहला प्रमाण जो है वो यही मिला था, कहाँ पे, बागौर में। कहाँ पे, बागौर में। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके हमने जो साइट है वो तो पढ़ ली, लेकिन उसके अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं वो है एक माइक्रोलिथ के आधार पर, तो उसकी दो साइट्स हैं। तो एक तो हो गई आदमगढ़, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, माइक्रोलिथ यानी कि पत्थरों के सूक्ष्म औजार। ठीक है, तो इसकी दो साइट्स है, कौन कौन सी, एक है आदमगढ़ जो कि है एमपी में, और दूसरी है आपका बागौर। ठीक है, बागौर ये है आपके राजस्थान में। और यहीं पर ही क्या है कि सबसे पहले पालतू जो जानवर हैं उनको पालने का जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। इसका जो समय काल था, टाइम पीरियड था, वो था 7000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मुख्य विशेषताओं की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग हैं इस काल के, जो लोग हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, एक तरीके से खाद्य उत्पादक बन गए। क्या बन गए, खाद्य उत्पादक। ठीक है, इस काल के लोग, किस काल के, नवपाषाण काल के लोग। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि खेती की शुरुआत यहीं से हुई, जो खेती की शुरुआत है वो यहीं से हुई। खेती में कौन कौन सी, जैसे कि गेहूँ, चावल, ठीक है, जौ, इनकी खेती जो है वो उसकी शुरुआत नवपाषाण काल में ही शुरू हुई। ठीक है, यानी पॉलिश किए हुए पत्थरों के जो औजार हैं वो यहीं से बनने लगे, यानी कि पॉलिश्ड टूल्स जो हैं वो, उनका जो निर्माण है वो इसी काल से शुरू हुआ। ठीक है, और गांवों का विकास भी इसी काल से शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम कि लोग स्थायी रूप से बसने लगे। ठीक है, एक सोसाइटी के तौर पर बसने लगे। ठीक है, फिर आता है पॉइंट कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, कौन से, पोट्रे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन वो इसी काल में बनने लगे, जिनका यूज जो भी फूड स्टोरेज है और पानी रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसी काल में हाउस कंस्ट्रक्शन यानी कि गृह निर्माण या कह सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन और संपत्ति स्वामित्व की शुरुआत हुई, यानी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप इनकी जो शुरुआत है वो किस काल में हुई, नवपाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एज में। देखिए जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक, अब बात करते हैं नवपाषाण युग की प्रमुख स्थल, यानी कि साइट्स ऑफ नियोलिथिक एजेस। तो सबसे पहली जो साइट आती है वो आती है मेहरगढ़ की।
तो यहाँ पर हम नवपाषाण युग के प्रमुख स्थलों की अगर बात कर रहे थे तो सबसे पहले आता है एक साइट मेहरगढ़। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है बलूचिस्तान में। कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है बलूचिस्तान में। ठीक है, ठीक। तो ये सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती थी। यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले। सबसे पुरानी थी, ओल्डेस्ट। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है। ठीक है, कौन? मेहरगढ़, जो कि है बलूचिस्तान में। और यहीं पर क्या मिले थे हमें? यहीं पर मिले थे गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। फिर आती है बुर्ज होम। ठीक है, ये बुर्ज होम कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। और यहाँ पर लोग क्या है, गड्ढों में रहते थे। कहाँ पर? गड्ढों में रहते थे। ठीक है, गड्ढों में रहते थे। और ये जो गड्ढे थे ये एक तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का जो प्रमाण है वो कहाँ मिला? बुर्ज होम में मिला था। कहाँ पर? बुर्ज होम में। देखिए, थोड़ा जगह की कमी के कारण मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है, और सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती यहीं पर मिली है। और यहाँ पर क्या है कि गेहूं और जौ के खेती के प्रमाण मिले थे। ठीक है, और बुर्ज होम की अगर मैं बात करूँ तो बुर्ज होम जो है वो कश्मीर कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोग गड्ढों में रहते थे और ये गड्ढे क्या है, झील के किनारे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुत्तों को उनके जो मालिक हैं उनके साथ दफनाने का जो साक्ष्य है वो यहीं से हमें मिले थे। फिर आता है साइट कौन सी? गुफकरल। ठीक है, गुफकरल, ये भी कहीं कहाँ पर है? ये भी कश्मीर में है। ठीक है, और इस साइट पर हमें क्या मिला था? हड्डियों से बने औजार मिले थे। ठीक है, फिर आता है चिरांद। ठीक है, चिरांद कहाँ पर है? ये है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पर हमें क्या मिला? हड्डियों के औजार मिले। ठीक है, फिर आता है संगनकल, ब्रह्मगिरी, मुस्की, पिकलीहाल और हल्लूर। ये सब कहाँ है? ये सब है कर्नाटका में, जहां पर हमें ज्वार और बाजरा की खेती के प्रमाण मिले। देखिए, यहाँ पर तो हमें मिले थे कर्नाटक की साइड में कौन कौन से? ज्वार और बाजरा। और मेहरगढ़ में मिले थे हमें गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। ठीक है, इसके बाद आता है बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर एक साइट मिलती है कोल्डी हवा और महागरा। ठीक है, तो कोल्डी हवा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण मिले। चावल की खेती के जो प्रमाण है कहाँ मिले थे? ये मिलते कोल्डी हवा। ठीक है, जो कि बेलन घाटी से रिलेट करती हैं। ठीक है, फिर आता है गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, एक तरीके से में एक नियोलिथिक साइट है। ठीक, और फिर आता है दोजाली हेडिंग। दोजाली हेडिंग कहाँ पे है? ये है असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में। तो यहाँ पर क्या है? जेडेआइट एक तरीके से एक स्टोन होता है। कौन सा? एक मिनट में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है, JADEITE, जेडाइट स्टोन मिला। जेडाइट कहाँ? स्टोन मिला। कौन साइड पे? ये मिला था दोजाली हेडिंग। दोजाली हेडिंग जो कहाँ पर है? असम में है। असम में है। और ये जो स्टोन है इसका जो कलर था वो कौन सा था? हरा कलर था। ठीक है, हरा कलर का होता है। ठीक है, फिर आता है पयमपल्ली और कावेरी क्षेत्र। ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं एक बार कि मेहरगढ़ कहाँ बताया मैंने? बलूचिस्तान में। सबसे ज़्यादा जो पुराने एक तरीके से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण कहाँ मिले? मेहरगढ़ में, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में। फिर आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोग गड्ढों में रहते थे और यहाँ पर जो बरियल प्रोसेस थी, बरियल एक तरीके से दफनाने का जो एक तरीके से जो प्रथा थी, उसमें कुत्तों को जो मालिक है उनको कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही लगाव होता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग अपने जो पालतू पशु है उनको बहुत ही चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रथा हमको देखने को मिली। फिर आता है गुफ्फरकल। गुफ्फरकल ये कहाँ है? ये है कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर हमें हड्डियों से बने औजार मिले। ठीक है, फिर आता है चिरांद। चिरांद में जो है ये कहाँ है? बिहार में। और बिहार यहाँ पर भी हमें हड्डियों के जो है औजार देखने को मिलते हैं। फिर संगनकल, ब्रह्मगिरी, मुस्की, पिकलीहाल और हल्लूर ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और यहीं पर ही हमें क्या? ज्वार और बाजरा की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, बेलन घाटी की अगर बात करें तो बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश यूपी में। और यहीं की एक साइट है कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा और महागरा। ठीक है, महागरा मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो कोल्डी हवा जो है, ये कोल्डी हवा यहाँ हमें मिलता है चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य। ठीक है, फिर आता है गारो पहाड़िया। गारो पहाड़िया मेघालय की साइट है। ठीक है, मेघालय। ठीक है, नियोलिथिक साइट।
फिर आता है दोजाली हेडिंग। दोजाली हेडिंग ये है असम में, जहां पर हमें जेडेआइट स्टोन मिलता है जो कि है हरे रंग का होता है, ठीक है। और पय्यमपल्ली और कावेरी क्षेत्र, ये दोनों जो साइट हैं ये होती हैं तमिलनाडु में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं पाषाण युग, सॉरी इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं एक बार, कि जो इस साइट में हमने देखा था कि मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था, ठीक है, इस काल में, ठीक है। तो मिट्टी के जो बर्तन है यानी कि पोट्री, पोट्री और उनके जो टाइप है, उनके वो कैसे टाइप के होते थे, तो ये क्या है कि रेड कलर के, यानी कि रेड और ब्लैक कलर के, यानी कि लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि भोजन और पानी के स्टोरेज के लिए, यानी कह सकते हैं मिट्टी के जो घड़े होते हैं यानी कि स्टोरेज पोट्री, उनका यूज किया जाता था, ठीक है, जो कि रेड या ब्लैक कलर के होते थे, ठीक। और यहीं पर ही इस काल में, नवपाषाण काल में, हमें भीमबेटका, जो कि है भोपाल मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका, ये क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है, जो केव्स होती हैं यानी कि गुफा, उन गुफाओं पर चट्टाने, उन चट्टानों पर हमें, उन गुफाओं की जो चट्टाने हैं उन पर पेंटिंग्स देखने को मिलती है जिनमें इंसान और जानवरों के चित्र बने हुए हैं। कहाँ पर, भीमबेटका में, ठीक है, जो कि इसी काल से रिलेट करती हैं, ठीक। अब यहाँ तक हमने पढ़ा एक तरीके से पाषाण युग, कह सकते हैं स्टोन एज। स्टोन एज का दी एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी पाषाण युग तब समाप्त हुआ जब मनुष्य ने पहली धातु, यानी स्टोन एज की जो अंत है वो कब हुआ, जब मनुष्य ने एक तरीके से कॉपर, यानी कि पहली धातु यानी तांबा का एक तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, उसकी खोज हुई तांबे की। तो इसके बाद मानव ने तांबे यानी कॉपर और जो भी अन्य मेटल्स हैं उनका यूज करना शुरू किया, जिससे कि ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई एक तरीके से तांबे का यूज करके, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा वो देखा कि पुरापाषाण काल, ठीक है, यहाँ पर हमने जो देखा पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, तो सबसे पहले हमने देखा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल जो है वो शिकार और भोजन संग्रह के लिए प्रचलित था। फिर आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये क्या था, ये छोटे पत्थरों के औजार और पालतू जानवरों के लिए। और नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, तो यहाँ पर क्या है, हमें खेती देखने को मिलती है, स्थायी बस्तियां यानी कि परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है, और मिट्टी के बर्तन यहाँ पर यूज होते थे स्टोरेज, भोजन के संग्रहण के लिए और पानी के भराव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से धातु युग में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि स्टोन एज यहीं तक ही है। इसके बाद में अब आता है कौन सा, मेटल एज। और मेटल एज में भी सबसे पहले कौन सा एज आएगा, वो आएगा कॉपर एज, यानी कि एक तरीके से ताम्र युग, ठीक है। और यहीं से ही, यानी कि जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम, जो भी शुरुआत होगी जिस एज की, कॉपर एज की, तो वहीं से क्या है, एक तरीके से सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ, यानी कि सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉपर एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने कौन सा पढ़ा था, स्टोन एज के बारे में। अब कॉपर एज के बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो स्टोन एज आपने पढ़ा है तो उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन्हें लगा सकते हैं, और साथ ही जब ये एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी थ्योरेटिकल तो उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सभी की प्रैक्टिस हम 1 बाय 1 यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उन सभी को पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस का नंबर लेंगे, ठीक। तो अब स्टोन एज के बाद में जब अब आ जाता है कॉपर एज, यानी कि एक तरीके से कैलकोलिथिक एज, ठीक है, कैलकोलिथिक एज, सॉरी, ठीक। अब इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ताम्र पाषाण युग को हम क्या बोलते हैं, कैलकोलिथिक एज बोलते हैं। किसको, ताम्र पाषाण युग को कैलकोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ प्रदर्शित है। यह एक तरीके से बहुत कोई लंबा युग नहीं है, एक तरीके से शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक। यानी कि इसमें रहने वाले लोग अभी भी ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं, उन्हें रूरल कम्युनिटी का हिस्सा थे, रूरल कम्युनिटी का हिस्सा थे। देखिए जो बस्ती का जो निर्माण हुआ वो नवपाषाण काल तक हो चुका था, ठीक है, यानी कि लोग परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए थे। अब परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए थे लेकिन वो कहाँ तक सीमित थे, वो गांव तक ही सीमित थे, यानी ग्रामीण ग्रामीण परिवेश तक ही वो सीमित थे, जहाँ पर आपको जो भी औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, उनके फूड के स्टोरेज के लिए, पानी के संग्रहण के लिए, इन सभी के लिए इनका यूज़ वहाँ पर शुरू हो चुका था, ठीक है, और लोग अपने अपनी कम्युनिटी में रहने लगे थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रूरल कम्युनिटी का जो हिस्सा थे वो एक तरीके से ताम्रपाषाण युग में भी जारी रहा। रूरल कम्युनिटी का जो
रूरल कम्युनिटी का जो एक तरीके से प्रचलन था वो यहाँ तक भी जारी रहा, किसमें, ताम्र पाषाण युग में भी। अब इस युग में मनुष्य ने कॉपर का उपयोग करना शुरू किया, किसका, कॉपर का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन वह अभी भी स्टोन के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इस युग में भी क्या हुआ, स्टोन के जो औजार हैं वो, उनका जो इस्तेमाल है वो इस युग में भी चलता रहा। ठीक है, तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक एज के बाद और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का समय था। कौन सा, ताम्रपाषाण युग। जो ताम्रपाषाण युग है ये एक तरीके से कह सकते हैं इसको हम, वन सेकेंड गाइस, ताम्रपाषाण युग जो है ये, कॉपर एज को हम बीच में लिख देते हैं, कॉपर एज। ठीक है, तो यह जो एज है वह नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है, इसके और हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन दोनों के बीच का समय था। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण युग की प्रमुख स्थल की। देखिए सबसे छोटा युग रहा, ज़्यादा लंबा नहीं रहा, इसलिए इसके कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनते हैं। जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताम्रपाषाण युग के अगर हम स्थलों की बात करें तो जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। ठीक है, इन व्यू ऑफ एग्जाम प्रोस्पेक्टेशंस, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो तांबा एक तरीके से मुख्य रूप से राजस्थान, तांबा कहाँ मिलता है, कॉपर, मुख्य रूप से राजस्थान, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, इनमें पाया जाता है कौन, तांबा। इसलिए ताम्रपाषाण स्थलों की खोज इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। सबसे पहले जो कैलकोलिथिक साइट्स हैं, कैलकोलिथिक जो साइट्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी, राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहली साइट आती है हमारे पास खेड़ी खान की। कौन सी, खेड़ी, खेड़ी खान। ठीक है, तो खेड़ी खान यह क्या है, एक राजस्थान में स्थित प्रमुख तांबे की खान है, यानी कॉपर माइंस है, कॉपर माइंस है। कहाँ पर, राजस्थान में, जो कि सबसे प्रमुख है। ठीक, और फिर आता है गणेश्वर। फर्स्ट तो आ गई खेड़ी, दूसरा आता है गणेश्वर, गणेश्वर खान। ठीक है, तो गणेश्वर यहाँ पर क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में तांबे के औजार यानी कि कॉपर टूल्स हमें देखने को मिले, कॉपर टूल्स। ठीक है, बात किसकी हो रही है, ताम्रपाषाण युग की। ठीक है, कैलकोलिथिक साइट्स की। तो कॉपर टूल्स देखने को मिले कहाँ पर, राजस्थान में। फिर और यह स्थान कौन सा, गणेश्वर जो है, ये गणेश्वर स्थान तांबे की प्राचीन धातु कर्म कह सकते हैं, एंशियंट मेटरोलॉजी का प्रमुख केंद्र रहा है। किसका, एंशियंट मेटरोलॉजी का, एंशियंट मेटरोलॉजी, वन सेकंड गाइस। ठीक है, तो ये गणेश्वर के बारे में हमने देख लिया। फिर आता है थर्ड साइट जो आती है वो है आहड़। ठीक है, आहड़। ठीक है, तो ये भी क्या है, राजस्थान में ही है। तो आहड़ यह राजस्थान की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण स्थल है, कह सकते हैं ओल्ड। अगर एग्जाम पूछा जाए तो ओल्डेस्ट कैलकोलिथिक साइट इन राजस्थान, ओल्डेस्ट कैलकोलिथिक साइट इन राजस्थान कौन सी है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, अगर हम राजस्थान जीके में पढ़ते हैं तो एक आहड़ सभ्यता के नाम से भी एक अलग से टॉपिक मिलता है देखने को। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ यही ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कैलकोलिथिक साइट कहाँ मिलती है, आहड़। ठीक है, यहाँ से हमें लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ पे, आहड़ से। आहड़ से हमें क्या मिलते हैं देखने को, रेड एंड ब्लैक पोर्ट्रे। ठीक है, ये देखने को मिलते हैं कहाँ पर, आहड़ से। ठीक है, फिर जो चौथी साइट आती है राजस्थान में वो है गिलुंड। ठीक है, कौन सी साइट है, ये गिलुंड साइट। ठीक है, तो यह एक तरीके से गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के पास स्थित है। कहाँ पर, गोदावरी की जो सहायक नदी है, कौन सी, प्रवरा वहां देखने को मिलती है। कौन सी, गिलुंड साइट। कहाँ पर, राजस्थान में। और यह बनास घाटी क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है, बनास वैली में आता देखने को मिलती है। कौन सी, गिलुंड साइट। ठीक है, अब बात करते हैं, राजस्थान की बात हो गई। राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान में कौन कौन साइट है, खेड़ी खान है, जहां पर एक तरीके से कॉपर माइंस है। ठीक है, सबसे एक तरीके से पॉपुलर माइंस है, कौन सी, खेड़ी खान।
फिर आता है गणेश्वर। गणेश्वर यहाँ से बड़ी मात्रा में हमें क्या मिलते हैं, कॉपर टूल्स मिलते हैं, ठीक है। और सबसे जो तांबे की अगर प्राचीन धातुकर्म की अगर बात करें तो यह एक केंद्र रहा है, कौन, गणेश्वर, ठीक है। आहड़ की बात करें तो आहड़ जो है वो राजस्थान की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण स्थल है, ये कह सकते हैं ओल्डेस्ट कैलकोलिथिक साइट इन राजस्थान, ये मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें लाल और जो काले मिट्टी के बर्तन हैं वो देखने को मिलते हैं। और गिलोन साइट जो है वो गोदावरी की सहायक नदी कहाँ पर स्थित है, एक तरीके से गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के पास स्थित है, ठीक है। और यह एक ऐसा स्थल है जो कि बनासकांठा क्षेत्र में आता है, कौन सा, गिलोन जो है साइट, ठीक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे पहली साइट आती है मजालखंड, मजालखंड, ठीक है। तो मजालखंड माइंस जो है, मजालखंड माइंस ये क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख तांबे की खान है, ठीक, कॉपर माइंस है, कॉपर माइंस, ठीक। दूसरी साइड आती है इसमें कायथा, कायथा, ठीक है। ये कहाँ पर है, काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से तांबे के जो औजार है, यानी कह सकते हैं कॉपर टूल्स और रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री देखने को मिलती है, यानी कि लाल और काले मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। फिर इसी जगह एक तरीके से यहाँ पर कहाँ, मध्य प्रदेश में तीसरी साइट का जो वर्णन है वो है नवदा टोली, नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली। तो यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है जहाँ से खेती और पशुपालन के, खेती और पशुपालन के, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इनकी शुरुआत यानी कि इनके जो साक्ष्य हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा मध्य प्रदेश के कुछ साइट्स, कौन कौन सी, मजालखंड जो कि कॉपर माइंस है यहाँ पर, और कायथा, कायथा कहाँ पे है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से तांबे के औजार और लाल और ब्लैक यानी कि रेड और ब्लैक पोट्री देखने को मिलती है। और नवदा टोली तीसरी साइट है, यह एक प्रकार का सबसे इम्पोर्टेंट ताम्रपाषाण स्थल है जो कि यानी कैलकोलिथिक साइट है जहाँ से हमें खेती और पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जितनी भी कैलकोलिथिक साइट्स हैं वे सभी जो हैं वो जोरवे से संबंधित है, जोरवे कल्चर से, कौन से कल्चर से, जोरवे कल्चर से, ठीक है। इसमें अगर प्रमुख साइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहली साइट आती है नेवासा, नेवासा। फिर इसके बाद आती है कौन सी, दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है। तो दाइमाबाद जो है यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, एक तरीके से कल्चर है जोरवे कल्चर। तो सबसे बड़ा कल्चर कहाँ मिलता है, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से कॉपर स्कल्पचर्स यानी कि तांबे की मूर्तियाँ, तांबे की जो मूर्तियाँ हैं, तांबे की मूर्तियाँ वो देखने को मिलती है कहाँ पर, दाइमाबाद यानी कि मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र में, ठीक। तीसरी साइट आती है महाराष्ट्र में, वो है चांदोली, चांदोली। चौथी साइट की अगर बात करें तो यह है नासिक। फिफ्थ साइट है अपने पास इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। और सिक्स्थ है स्वल्ता, स्वल्ता साइट, ठीक है। तो यह कहां पर है, यह है ताप्ती नदी किनारे, ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से हमने महाराष्ट्र की साइट्स देख लिया, कौन कौन सी है, एक तो है नेवासा, दाइमाबाद और चांदोली, नासिक, इनाम गांव और स्वाल्ता, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये साइट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ठीक। अब आता है पूर्वी भारत यानी कि ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेन साइट है वो है चिरांत, चिरांत, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है बिहार में, कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइट है, कौन सी, चिरांत साइट जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें बोन्स टूल्स मिलते हैं, कौन कौन से, बोन्स टूल्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि हड्डियों के औजार देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड की अगर बात करें तो दूसरी साइड आती है बर्दवान, कौन सी, बर्दवान, ठीक है। तो बर्दवान की बात करें तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, जो कि हमें देखिए स्टेट अलग अलग हैं लेकिन हम इनको कंबाइंडली पूर्वी भारत
में कंसिडर करते हैं, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में ये जो साइट्स हैं, क्योंकि कुछ कुछ साइट्स ही हैं बस ये। और तीसरी साइट आती है कौन सी, मिदनापुर। मिदनापुर ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से हमने इन साइट्स के बारे में देखा, ठीक। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। अगर मैं दोबारा आपको बताऊं एक बार और, जिससे कि आपको रिवाइज यही हो जाए, तो सबसे पहले हमने देखा राजस्थान की ताम्रपाषाण युग के जो प्रमुख स्थल हैं, तो हमने कौन कौन से स्टेट देखे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वी इंडिया, ठीक है, पूर्वी भारत। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में है खेड़ी खान, गणेश्वर, आहड़, ठीक है। फिर आता है गिलुंड, ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में। फिर मध्य प्रदेश की अगर बात करी हमने, तो मध्य प्रदेश में मजालखंड, कायथा और नावदा टोली, ठीक। फिर आता है थर्ड आता है महाराष्ट्र में नेवासा और दाइमाबाद, चांदोली, नासिक, इनामगांव और स्वालता, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। पूर्वी भारत की अगर बात करें यानी कि ईस्टर्न इंडिया की, तो चिरांद जो कि है बिहार में, दूसरा है वर्धमान जो कि वेस्ट बंगाल में, और थर्ड है मिदनापुर, ये भी है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल में जो बरियल प्रोसेस होती थी, यानी कि बरियल प्रैक्टिसेस, दफनाने की जो परंपरा थी, तो इस काल के लोग, ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं, ये क्या करते थे, ये कलश को दफनाते थे, यानी कलश दफनाने की जो परंपरा थी, कह सकते हैं हम अर्न बरियल, ठीक है। तो कलश दफनाने की जो परंपरा का पालन इस काल के लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर शवों को बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में रखकर दफनाया जाता था। कहाँ पर, बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों, जिसे हम कह सकते हैं अर्थन पॉट्स, ठीक है, उनमें रख करके शवों को दफनाया जाता था, ठीक है। इस काल के जो लोग थे वो घोड़े और पकी हुई ईंटों के बारे में जानते नहीं थे। देखिए, हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, और जो पकी हुई ईंटें थी, यानी कह सकते हैं बेग्ड ब्रिक्स, ठीक है, इनके बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ताम्रपाषाण काल के। अब ताम्रपाषाण काल के जो पोटरी थे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, उनके बारे में अगर हमने देखा, तो इस काल के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टी की पोटरी का यूज करते थे। कौन कौन सी, एक तो रेड एंड ब्लैक पोटरी, ठीक है, और दूसरा है आपका गेरुआ रंग, ठीक है, गेरुआ रंग, इनका यूज करते थे, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं ओचर कलर्ड पोएट्री, यानी कि OCP, ओचर कलर, OCHER, ओचर कलर्ड पोएट्री, ठीक है। तो कुछ ये जो थे, हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में यहाँ तक जाना, ठीक। अब इसके बाद में कुछ स्पेशल की फीचर्स हैं जो कि नवपाषाण काल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल, ठीक है, देखिए एग्जाम प्रोस्पेक्टेशन से मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो नवपाषाण काल में एक सेल्ट नामक औजार का यूज होता था। कौन सा, सेल्ट नामक औजार का, ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर हम बात करें इसमें मेगालिथ, एक होता है, टर्म आती है एक मेगालिथ, एक तो थी माइक्रोलिथ, ठीक है, जो कि सूक्ष्म पत्थर के औजार थे। अब एक आती है मेगालिथ, तो यह विशाल पत्थर के टुकड़े, यानी कि लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर, इन सब का जो देखने को मिलता है, ये सब जो हैं ये मेगालिथ में कंसिडर होते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या हुआ, जिन्हें कब्रों के चारों ओर लगाया जाता था, किसको, मेगालिथ को। इसे केयर्न सर्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए जो शव होते थे, ठीक है, जो कब्र होती थी, उनके चारों ओर इनको लगाया जाता था, किनको, मेगालिथ को। और इस वाली जो प्रोसेस है, एक तरीके से इन्हें क्या कहा गया, केयर्न सर्कल कहा गया, ठीक है। जो पत्थर लगाते थे उनको केयर्न सर्कल, ठीक है। और यह परंपरा लगभग जो है वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 3000 साल पहले, ठीक है, 3000 साल पहले यह परंपरा शुरू हुई थी, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने देखा कि ये जो कैलकुलिथिक एज था, यानी कि ताम्रपाषाण युग, यहाँ तक ताम्रपाषाण युग का अंत हो चुका था। यानी कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग का अंत तब हुआ जब मानव ने मेटल को पहचानना शुरू किया। किसको, मेटल को, यानी कि धातु को पहचानना स्टार्ट कर दिया एक तरीके से ताम्रपाषाण युग में। तो पहली खोज जो हुई वो कौन सी हुई, तांबे की हुई थी, कॉपर की। और इसके बाद में जो धीरे धीरे फिर
किस युग की शुरुआत हुई? इसके बाद में ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। किसकी? ब्रॉन्ज एज की, यानी कि कांस्य युग की शुरुआत इसके बाद हुई। तो यहाँ पर जो हमारे पास निकल कर आया, तो कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग एक तरीके से मनुष्य के शिकारी यानी कि हंटर और फार्मर जीवन के बीच का एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड रहा है। ठीक है? और इस समय तांबे के औजारों के साथ-साथ पत्थर के जो औजार हैं उनका भी उपयोग जारी रहा। ठीक? और यहाँ पर इस युग में क्या है, यह युग धीरे-धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि मनुष्य जो है उन्होंने लोहे की खोज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लोहे की खोज करने लगा। और फिर आगे का जो एज आया वो था लोह युग, यानी कि आयरन एज की शुरुआत हुई। ठीक है? अगर हम क्विक समरी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो टाइम पीरियड रहा उसके बारे में हमने देख लिया। जो मेन धातु थी वो थी कॉपर। ठीक है? कृषि के बारे में हमने देखा, तो कृषि जो है वो खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई यहाँ पर। ठीक है? और जो प्रमुख स्थल थे उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन कौन से? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है? ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया। ठीक है? ये सब जो हैं, जो यहाँ देखने को मिलते हैं, इनकी जो साइट्स हैं। ठीक? और जो बर्तन थे वो लाल, काले और गेरू रंग की, यानी कि रेड ब्लैक और गेरुआ, इनके कलर के जो बर्तन हैं वो देखने को मिले। और जो दफनाने की परंपरा थी उनमें कलश दफनाने की परंपरा, यानी कि अर्न बरियल। ठीक है? इनकी परंपरा यहाँ थी। ठीक है? तो ये रहा हमारे पास कैलकुलिथिक एज। ठीक है? तो अब ताम्रपाषाण युग समाप्त हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने लोह युग की ओर कदम बढ़ा लिया है। ठीक है? तो इस लेक्चर को अभी हम यहीं तक देखते हैं। ठीक? नेक्स्ट वीडियो में हम आयरन एज की बात करेंगे। ठीक? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर बेटर कॉन्फिडेंस रिवाइज दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स। ठीक? तो और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है आप उनको लगा लीजिए, और इसके इस एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट होने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव और PYQs तो लगाएंगे ही। ठीक? तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, इस तरह से लेक्चर को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये भी आप जानते हैं कि कैसे PPT बनाई जाती है और किस तरीके से। ठीक है? तो अगर आपको यहाँ हमारे द्वारा गिवन कंटेंट जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और सीक्वेंस वाइज है, अगर ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दीजिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए यह मेहनत निरंतर जारी रहे और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट टाइम मिलता रहे। आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में ये 2025 का जो साल है वो काफ़ी वैकेंसीज लाने वाला है, जैसे कि रेलवे, SSC और अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपकी स्टेट PCS स्टेट एग्ज़ाम्स जो भी हैं, उन सभी के लिए जीके के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरी कंप्लीट जो जीके है हम यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से मोटिवेशन हमें मिलता रहना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कीप लर्निंग, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक? धन्यवाद।